और अब बात उस एक्ट्रेस की जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। 70 mm के पर्दे पर जलवा बिखेरने वाली कन्नड़ और तमिल फिल्मों की एक्ट्रेस रान्या राव की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इस अभिनेत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। रान्या राव को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। रान्या राव दुबई से करीब 13 करोड़ से ज्यादा का सोना लेकर अपने साथ भारत पहुंची थी। एयरपोर्ट पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI ने रान्या राव को दबोच लिया। रान्या की जैकेट से 14 किलो 200 ग्राम सोना बरामद किया गया, जिसकी तस्वीर कैमरे में कैद हुई। इसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सोने की तस्करी में गिरफ्तार रान्या राव कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के DGP रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है। उन्होंने माणिक्य और पाटकी फिल्म में काम भी किया है। कोर्ट ने रान्या को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस गिरफ्तारी के बाद टॉलीवुड से लेकर सियासत तक में घमासान मचा हुआ है। दरअसल एक्ट्रेस रान्या राव 3 मार्च की शाम दुबई से बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची और DRI की टीम को पहले से ही खबर मिल गई थी कि एक एक्ट्रेस अपने साथ इल्लीगल सोना लेकर आ रही है, सोने की तस्करी कर रही है। इसलिए एयरपोर्ट पर ही एक्शन लेते हुए DRI की टीम ने उन्हें पकड़ लिया और 14 किलो से ज्यादा सोना जब्त किया। इस पूरे मामले की जानकारी भी सामने आई है, लेकिन सवाल यह कि DRI को टिप कैसे मिली, शक कैसे हुआ। जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक रान्या राव अपनी 15 दिन की गतिविधियों के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आ गई थी। इस बीच उनके सोने की तस्करी में जुड़े होने का इनपुट मिला और उसके बाद एक्शन हुआ। रान्या राव पर शक कैसे हुआ यह मैं आपको बताता हूं। रान्या राव 15 दिन में 4 बार दुबई गई। बार बार दुबई जाने पर एजेंसियों के कान खड़े हो गए। सुरक्षा एजेंसियों ने रान्या राव की एक्टिविटी पर नजर रखनी शुरू कर दी। DRI की दिल्ली टीम को सोने की तस्करी के इनपुट मिले। 3 मार्च को एमिरेट्स की फ्लाइट से बेंगलुरु आने का पता चला और फ्लाइट के लैंड होने से 2 घंटे पहले ही DRI के अधिकारी एयरपोर्ट पहुंच गए थे। पूरा एक्शन प्लान बना लिया गया था और जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है, रान्या राव को DRI की टीम पकड़ती है, जांच पड़ताल की जाती है तो करोड़ों का सोना निकलता है। रान्या राव ने एयरपोर्ट से निकलने के लिए अपने पिता के नाम का इस्तेमाल कर बचने का फुल प्रूफ प्लान भी बनाया था, जिसमें वो कर्नाटक पुलिस का इस्तेमाल करने वाली थी। लेकिन डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि दाल में कुछ काला है और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो तस्करी का यह पूरा प्लान सामने आ गया। एक्ट्रेस रान्या राव एमिरेट्स एयरलाइंस की फ्लाइट से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरी और खुद को कर्नाटक के DGP की बेटी बताया। इसके बाद उन्होंने पुलिस कांस्टेबल बसव राजू की मदद से सिक्योरिटी चेक को बाईपास करने की कोशिश की, लेकिन DRI रान्या राव की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी और सिक्योरिटी चेक को बाईपास करते हुए उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया। जिसके बाद तलाशी हुई तो सबके होश उड़ गए। रान्या ने अपनी जैकेट में 14 किलो 200 ग्राम सोना छिपा रखा था। तलाशी के दौरान जब रान्या को पता चल गया कि उनका भेद खुलने वाला है, उन पर कानूनी शिकंजा कसने वाला है, तो उन्होंने लोकल पुलिस को कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही, क्योंकि पुलिस के आने के पहले ही DRI की टीम ने रान्या को पकड़ लिया था और बेंगलुरु के DRI हेडक्वार्टर लेकर चली गई थी। रान्या राव को एयरपोर्ट से निकालने की कोशिश कर रहे पुलिस कांस्टेबल बसव राजू को भी हिरासत में लिया गया है। उनका भी बयान भी दर्ज करवाया जाएगा और जांच की जा रही है कि कहीं गोल्ड स्मगलिंग में बसव राजू भी तो शामिल नहीं है, या फिर वो इसलिए मदद कर रहा था क्योंकि रान्या ने खुद को DGP की बेटी बताया था।
जांच के दौरान रान्या ने दावा किया है कि वो बिजनेस के सिलसिले में दुबई गई थी। हालांकि डीआई अधिकारियों को शक है कि वो तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकती हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या ये पहली बार हुआ या वो पहले से भी सोने की तस्करी करती रही हैं। इसी बीच पूछताछ में रान्या ने चौंकाने वाला दावा यह भी किया कि उन्हें सोने की तस्करी के लिए ब्लैकमेल किया गया था। अब इस एंगल से भी मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन मामला यही नहीं थमा। जैसे ही रान्या को गिरफ्तार किया गया, एक टीम रान्या के घर पे भी गई रेड करने के लिए। तो रान्या के घर से 2 करोड़ का सोना बरामद हुआ, 2 करोड़ 67 लाख कैश भी बरामद हुए। रान्या के घर से 3 बड़े बॉक्स भी जब्त किए गए। अब चूंकि मामला हाई प्रोफाइल, इसलिए बीजेपी ने इस मामले को फौरन लपका और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई। बीजेपी का कहना है कि अगर यह सच है कि इस पूरे मामले में लोकल पुलिस भी शामिल है, तो यह सत्ता का दुरुपयोग है। सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मामले में कर्नाटक सीएम के लीगल एडवाइजर और कांग्रेस विधायक एएस पोन्नन्ना का कहना है कि कानून अपना काम करेगी, चाहे वो किसी की भी बेटी हो। इस तरह के मामले में डीजीपी की बेटी का फंसना एक्सीडेंटल है। वो एक आरोपी है और तस्करी की गतिविधियों में लिप्त है। कानून अपना काम करेगा, चाहे वो डीजीपी की बेटी हो, आम आदमी की बेटी हो, मुख्यमंत्री की बेटी हो या प्रधानमंत्री की बेटी हो। कानून के लिए सब समान है। दिल्ली में कैराना पार्ट 2 हो रहा है क्या? अगर मैं आपसे यह कहूं कि दिल्ली में मकान बिकाऊ हुए हैं कि पोस्टर लगे हैं, देश की राजधानी दिल्ली में यह आलम है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ इस तरह के पोस्टर, कुछ इस तरह के पोस्टर। गली नंबर 12 में कोई गेट नहीं है, कृपया परेशान ना हो। अलग अलग तरीके के पोस्टर, इसके अलावा यह पोस्टर भी लगाए गए हैं कि दिल्ली में मकान बिकाऊ है। तो क्या कैराना पार्ट 2 हो रहा है? आलम यह हो गया है इस इलाके में कि हिंदू परिवार अपना मकान बेचने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन क्यों? इसके पीछे की कहानी क्या है? खबर ब्रह्मपुरी इलाके से है। ब्रह्मपुरी इलाके में हिंदू परिवारों ने घरों के बाहर मकान बिकाऊ हैं कि पोस्टर लगाए। ये पोस्टर 1, 2, 3 नहीं बल्कि कई घरों में एक साथ लगाए। जैसे ये खबर सामने आई तो हमने इस खबर को इन्वेस्टिगेट करने का प्लान बनाया। इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है ये आपको बताएंगे, लेकिन ब्रह्मपुरी में चल क्या रहा है पहले ये जानिए। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में गली नंबर 12 में अल मतीन मस्जिद का दूसरा हिस्सा बनाया जा रहा है। इसी मस्जिद के पास में शिव मंदिर है जिसमें हिंदू परिवार पूजा और कीर्तन करते हैं। अब मस्जिद बनने के बाद झड़प की आशंका है, जिसके बाद आसपास के दर्जनों हिंदू परिवारों ने मकान बिकाऊ है कि पोस्टर लगा दिए हैं। और झड़प की आशंका भी ऐसे ही नहीं है। लोगों का आरोप है कि कुछ लड़कों ने गली के कुछ घरों पर पत्थर फेंके। देखिए तस्वीर आप, किस तरह से टीम बनाकर कुछ लड़के छोटे हैं, नाबालिग हैं, लेकिन कोशिश देख लीजिए कैसे माहौल खराब करने की रात के अंधेरे में कोशिश होती है। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। लोगों का आरोप है कि लड़कों ने गली के कुछ घरों पर पत्थर फेंके और घर के बाहर चिपकाया हुआ पर्चा भी फाड़ दिया। और ये सीसीटीवी फुटेज वायरल है। फिलहाल लोगों ने इसकी लिखित शिकायत दिल्ली पुलिस को दी है। मामला 2 और 3 मार्च की दरमियानी रात का है। जब से पत्थरबाजी की घटना हुई है तब से टेंशन और डर और ज्यादा बढ़ गया है। लोग अपने मकानों के बाहर लिखवा रहे हैं कि मकान बिकाऊ है। लेकिन मस्जिद के निर्माण से तनाव क्यों है, अब यह समझिए। ब्रह्मपुरी की गली नंबर 13 में 2013 में मस्जिद बनी। मस्जिद के ट्रस्टियों ने 2023 में गली नंबर 12 में जमीन खरीदी। गली नंबर 12 की जमीन अल मतीन मस्जिद के पीछे है। जमीन खरीदने के बाद मस्जिद विस्तार के लिए निर्माण कार्य शुरू किया और वहां पर एक और गेट खुलवा दिया गली नंबर 12 की तरफ से। जबकि अभी तक जितनी मूवमेंट इस मस्जिद के अंदर होती थी वो गली नंबर 13 से होती थी। और गली नंबर 12 में जो गेट खुला वो गेट खुला ठीक शिव मंदिर के सामने। स्थानीय लोगों की शिकायत पुलिस पर पहुंची। पुलिस ने पीछे के गेट का निर्माण रुकवाया। मस्जिद ट्रस्टियों ने एमसीडी से संपर्क कर नवंबर 2024 में फिर अनुमति ली और फरवरी 2025 में फिर से निर्माण शुरू हुआ। तो फिर से तनाव फैलने लगा कि मंदिर का गेट और मस्जिद का गेट आमने सामने होगा। लोगों के अंदर डर की भावना आ गई। फिर तनाव फैला। स्थानीय लोगों की आपत्ति पर 18 फरवरी को शोकॉज नोटिस जारी किया गया।
स्टॉप वर्क नोटिस भी जारी हुआ। काम रुकने के बाद इलाके में फिलहाल शांति है। इंडिया डेली ने दिल्ली के ब्रह्मपुरी में जाकर इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट किया, हालात की जानकारी ली। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्रह्मपुरी के गली नंबर 11 में, जहाँ मंदिर है बगल में और उसके सामने मस्जिद निर्माण की वजह से विवाद हुआ था। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वही मंदिर है, शिव मंदिर, जो 1984 से बना है। यहाँ पे पूजा पाठ होती है। लेकिन ठीक अपने सहयोगी के माध्यम दिखाऊंगा कि पीछे की तरफ देख सकते हैं, ये गली नंबर 12 है और इसके ठीक आगे वाले गली नंबर 13 है। वो पीछे जो दीवार दिख रही है वो मस्जिद का है और मस्जिद के पीछे की जो यहाँ पर प्लाट था, इसको कुछ लोगों ने मिलकर खरीदा और यहाँ पर भी मस्जिद का ही निर्माण हो रहा था। फिलहाल ये जो गेट लगाए गए हैं, यहाँ पर गेट बनाने की बात थी, उसके बाद यहाँ सारा विवाद उत्पन्न हुआ। मैं बात करूँगा, यहाँ पर कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित शंकर लाल गौतम है। शंकर लाल जी, जो कंप्लेन आप लोगों ने दिया था, क्या है पूरा मामला? मामला ये था जी, एक गली नंबर 13 में एक मकान लिया गया 2013 में, ठीक है जी। उसमें लिया गया, उसमें कुछ दिन बाद फिर वो नमाज पढ़ने लगे मुस्लिम समाज के लोग। किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई वो नहीं। विवाद जब हुआ कि 2020 में जो दंगे हुए, वो गली नंबर 13 में इसको मकान को कहा गया कि मुस्लिम समाज के द्वारा कि आग लगा दी गई और तोड़ फोड़ कर दी गई, जबकि वहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम छोटे लाल है। अच्छा, छोटे लाल जी, ये मंदिर 1984 से है। आज गली में कई पोस्टर लगाए गए हैं कि मकान बिकाऊ है, क्या कारण रहा है? मजबूरी है जी, क्या करें, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पर उधर पहले 13 नंबर में इनकी मस्जिद थी, गेट उधर था, इधर के प्लॉट खरीद लिए। रेडी पटरी वाले के पे 2.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा? कब से पूजा पाठ करते हैं आप लोग? हमें तो यहाँ पे 32 साल हो गए मुझे। 32 साल से। अभी क्या दिक्कत क्या आ रही है आप लोगों को? दिक्कत ये कि यहाँ पे मस्जिद का गेट निकाला जा रहा है, तो हम यहाँ पे पूजा करने आते हैं। हमारा तो छोटा सा मंदिर है ये, ऑलरेडी यहाँ पे 13 नंबर में गेट है मस्जिद का। बाद भी पीछे की तरफ कर रहे हैं। अब मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा, जो पूरा विवाद उत्पन्न हुआ है, ये वही गली है, इस साइड से गेट है। लेकिन ये जो निर्माण कार्य हो रहा है, इस निर्माण कार्य के पीछे जो है जो टीन लगाया गया है, और टीन से कहीं ना कहीं जो लोग देख रहे थे, जिन लोगों को समझ में आया कि हाँ गेट खुला है, तो कहीं ना कहीं पूरा विवाद जो उत्पन्न हुआ यहीं से उत्पन्न हुआ है और यही कारण बता रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जो है जांच कर रही है कि कौन से लोग थे रात में जो यहाँ पर पोस्टर को फाड़े थे और यहाँ पर उत्पात मचाए थे। और वहीं एमसीडी ने भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक आदेश दे दिया है और जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। कुछ लोग तो इस इलाके में यह भी बता रहे हैं कि जो वर्क परमिट एमसीडी से ली गई, उसमें जो दस्तावेज डाले गए, वो दस्तावेज भी फर्जी पाए गए। मैटर इन्वेस्टिगेट हो रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलते हैं बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है, सरगर्मी तेज होती जा रही है। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक चल रही है। अब इसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की भी एंट्री हो गई है, यानी बिहार के सियासत में हंगामा जोरदार चल रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद नीतीश विपक्ष के सवालों का जवाब देने खड़े हुए। इस बीच सदन में आरजेडी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। अब बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आरजेडी विधायकों के साथ बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है। नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रसोइये समेत आशा बहनों का मानदेय बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें कि इस दौरान नीतीश के लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले बयान पर भी पलटवार किया उन्होंने और कहा कि नीतीश कुमार ने सबको बनाया है, वो जब से आए हैं तब से देश बना है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी मामले में पलटवार किया और कहा कि नीतीश को उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है। नीतीश कुमार जी का जो बयान सदन में था कि लालू जी को उन्होंने जो है मुख्यमंत्री बनाया, तो आप नीतीश जी की बात छोड़िए, नीतीश जी तो ब्रह्मांड को ही बनाए। संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद से हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी से पहले ही हमारे पिता 2 बार एमएलए और 1 बार एमपी पहले ही बन चुके थे। ये तो सच्चाई है। और नीतीश कुमार जी
तो आज के हालात में भी केवल जो है तीसरी नंबर की पार्टी है। वो लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लालू जी तो कितनों को बनाया, लालू जी ने कितने प्रधानमंत्री बनाए, उनकी बात छोड़िए ना लालू जी को। तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, उनके पार्टी को बचा करके। ये सच्चाई है। मैडम, कल नीतीश जी ने कहा कि लालू जी को भी मैंने ही बनाया था विधानसभा में, क्या कहें? सबको बनाया है। नीतीश जी आए हैं तब से देश बना है, अब बिहार बना है। और मोदी जी प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से देश अब बिहार बना है। दरअसल इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है नीतीश कुमार के उस बयान से जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए यह कह दिया था कि लालू यादव को उन्होंने ही सीएम बनवाया था। तो पहले क्या था, 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे। अब उसी में हम लोगों ने अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ऐसा फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया था, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। और चलिए बात करते हैं यूपी विधानसभा की। और इंडिया बोल रहा है आपके पसंदीदा शो में दिखाए जाने वाली खबर की असर की। यूपी विधानसभा के अंदर तंबाकू पान मसाला खाना बैन कर दिया गया है। आपके पसंदीदा शो इंडिया बोल रहा है में कल हमने इस खबर को डिटेल से आपको दिखाया और बताया कि इस देश में लोगों ने किन किन जगहों को पीकदान बना रखा है। यूपी विधानसभा से भी तस्वीर सामने आई जहां पर विधानसभा के गेट पर किसी माननीय ने पीक मार दी। जब इस खबर को इंडिया डेली पर दिखाया गया, एक्सप्लेन किया गया, उसके बाद यूपी में बड़ा एक्शन हो गया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बड़ा फैसला किया। विधानसभा के अंदर अगर किसी ने पान मसाला खाया तो उसे 1000 रुपए का जुर्माना नकद देना होगा। एक दिन पहले ही विधानसभा में किसी ने पान खाकर पीक मार दी थी, जिस पर स्पीकर बहुत नाराज हुए थे। आज उन्होंने सख्त हिदायत दी। हमने ये खबर आपके सामने रखी थी, इसको एक्सप्लेन किया था, यह भी दिखाया था कि इस देश में मसाले का कारोबार, पान मसाले का कारोबार कितना बड़ा है। अब इस खबर का असर हुआ है। अब अगर कोई भी विधायक कर्मचारी विधानसभा के अंदर पान मसाला खाता दिखा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसे जुर्माना भी देना होगा। आइए आपको सुनाते हैं पान मसाला बैन पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने क्या कहा है। विधानसभा परिसर में तत्काल प्रभाव से पान मसाला, गुटखा आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विधानसभा परिसर में कोई भी महानुभाव जिसमें सभी हैं, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे कोई भी हो, XYZ, विधानसभा परिषद में कोई भी महानुभाव विधानसभा सचिवालय के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा पान मसाला, गुटखा आदि के प्रयोग करने पर 1000 रुपया जुर्माना लगाया जाएगा एवं इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो माननीय सदस्य को बढ़ाने की बात कर रहे हैं उनका नाम नोट कर लें, अगर वो थूकेंगे तो उनसे बढ़ा कर लिया जाएगा। वहीं पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आपको बता दें। चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन के बीच मिलिट्री छावनी पर भीषण हमले ने पाकिस्तान की सेना और शहबाज सरकार को हिला दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बन्नू छावनी पर इस हमले में कम से कम 21 लोग मारे गए हैं, जबकि 30 लोग घायल हुए हैं। वहीं पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने 6 आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया है। खुरासान डायरी की रिपोर्ट के मुताबिक बन्नू छावनी पर 3 तरफ से हमला किया गया, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं और इसमें गोलीबारी की आवाज भी सुन सकते हैं। इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए अब आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.theindiadaily.com पर। वक्त एक ब्रेक का है, फॉर्म लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली।